आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। वक्फ बिल पर संसद में संग्राम, समाजवादी पार्टी नेता बोले कुरान इस्लाम में क्या लिखा है यह आप तय नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ किया स्टैंड, ललन सिंह बोले यह बिल कहां से मुस्लिम विरोधी है। पूरे देश उनके साथ, लेकिन ये दुर्भाग्य, विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने पर जेपी नड्डा ने विपक्ष को घेरा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर ओवैसी ने तोड़ी चुप्पी। राहुल गांधी को पाकिस्तान से गिफ्ट में मिले आम तो बीजेपी ने किया बड़ा दावा, कहा पाक से है नापाक रिश्ते। लंदन में शरण लेने की खबरों के बीच इस शख्स का बड़ा दावा, शेख हसीना की होगी बांग्लादेश में वापसी। अब खबर विस्तार से। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश कर दिया गया है। इस बिल को अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया। इस बिल को पेश करने के साथ ही लोकसभा में विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44वां संशोधन करने जा रही है। केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करना मकसद वक्फ की संपत्तियों का सुचारू रूप से संचालित करना और उसकी देखरेख करना है। सदन में इस बिल के पेश होते ही विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह ने कहा कि ये बिल मुसलमानों के साथ अन्याय करने जैसा है। हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इस बिल का खामियाजा हमें सदियों तक भुगतना पड़ेगा। ये किसी धर्म में हस्तक्षेप करने जैसा है। कुरान या इस्लाम में क्या लिखा है ये आप तय नहीं करेंगे। केंद्र द्वारा इस बिल को पेश किए जाने का विपक्षी दलों ने विरोध किया और इसे एक समुदाय विशेष के खिलाफ बताया है। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस बिल को लाकर केंद्र धर्म और आस्था पर हमला कर रही है। वहीं एसपी की नेता सुप्रिया सुले ने भी इस बिल को वापस लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस बिल को पेश किए जाने से पहले विपक्षी दलों से बात तक नहीं की गई है। इस बिल में क्या कुछ है इसे हमें पढ़ने तक नहीं दिया गया। विपक्षी दलों को बिल की कॉपी पहले न दिए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ऐसा कहना पूरी तरह से गलत है। ये बेबुनियाद आरोप हैं। संसद में आज पेश किए गए वक्फ बोर्ड बिल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ने एक बड़ा बयान दिया है। जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने स्टैंड साफ करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड बिल कहां से मुस्लिम विरोधी है, इसे पारदर्शिता के लिए लाया जा रहा है। JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से यह मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश उनके साथ है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा यह देश का सवाल है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। दुर्भाग्य है कि इसे भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और
मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। The opposition does not have any solid issue which they want to discuss, for which the ruling party is ready for discussion on all forums and on the forum of Rajya Sabha. विनेश फोगाट के संन्यास पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरे देश को उम्मीद है कि वह फिर से उठेंगे और लड़ेंगे, लेकिन भारत सरकार चुप क्यों है? भारतीय ओलंपिक संघ को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से बात करनी चाहिए। यह पदक सिर्फ विनेश का नहीं बल्कि पूरे देश का। दुर्भाग्य से खेल मंत्री ने उल्लेख किया कि उन पर 17 लाख रुपए खर्च किए गए। शेरनी कभी हारती नहीं। भावनात्मक तरीके से इस देश की बेटी विनेश ने, जिसने देश की आन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस जरूर की है, पर पूरे देश को ये उम्मीद है कि देश की ये बेटी फिर उठेगी और लड़ेगी। ये उनके परिवार नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के परिवार की ये उनको अपील है। पर मैं एक बात और कहूंगा, देश की सरकार क्यों मौन धारण किए है? रूल बड़ा सीधा है। वो रूल ये है, रूल 11, इसकी प्रतिलिपि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था तो ही तो 6 अगस्त को वो 3 बाउट लड़ी, प्री क्वार्टर, क्वार्टर और सेमीफाइनल, और तीनों बाउट जीती, तो ऑटोमेटिक उनको सिल्वर मेडल मिल गया। नेक्स्ट दिन जब दोबारा वजन किया तो तथाकथित तरीके से उनका 100 ग्राम वजन कम था। तो क्या वो वजन जो अगले दिन अगर ज्यादा था, 100 ग्राम ज्यादा था, माफ कीजिए, अगर अगले दिन वजन ज्यादा हो तो पिछले दिन पे वो कैसे लागू होगा? ये कौन सा रूल है? इसलिए देश की सरकार को खड़े होकर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को खड़े होकर, हमारी रेसलिंग एसोसिएशन को खड़े होकर, सबको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से बात करनी चाहिए। ये विनेश फोगाट का मामला नहीं, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं। जिस दिन प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार ये बात समझ पाएगी, ये रूल सरासर अगर है तो गलत है, ये ओलंपिक की जो स्पिरिट है कि सबसे अच्छा खिलाड़ी जीते, मे द बेस्ट स्पोर्ट्स स्पिरिट विन, ये उसके भी बरखिलाफ है। इस प्रकार का कोई कानून लागू हो ही नहीं सकता। अगर भारत सरकार चाहेगी तो सिल्वर मेडल विनेश को अवश्य मिलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को कहा कि अगर बीजेपी और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश की होती तो वह पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को अपने पद के साथ ले आते। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जीवनी योद्धा कर्मयोगी एकनाथ संभाजी शिंदे के विमोचन के मौके पर बोलते हुए अजित पवार ने मजाकिया अंदाज लहजे में उन्होंने कहा कि राजनीति में वह मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों से सीनियर है। इस दौरान एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मौके पर मौजूद थे। अजित पवार ने जुलाई 2023 में अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी और एनसीपी से अलग होकर भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। अजित पवार ने कहा कि सभी आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया। मैंने कुछ लोगों से मजाक में कहा था कि जब आपने भाजपा की तरफ स्पष्ट इशारा करते हुए एकनाथ शिंदे से कहा था कि वे इतने विधायकों के साथ आएँ और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मैं पूरी पार्टी को साथ ले आता। अजित पवार ने कहा कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो नियति द्वारा तय होता है। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने 22 में तत्कालीन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ विधायकों के साथ बगावत का नेतृत्व किया और ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। इसके बाद शिंदे मुख्यमंत्री बने। अजित पवार ने कहा कि उन्होंने कई मुख्यमंत्री देखे हैं लेकिन शिंदे जैसा कोई नहीं है जो हर वक्त लोगों से घिरे रहते हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि वो खुद ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही विधानसभा कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और फिर डिप्टी सीएम बने। इसी तरह पवार भी इसी अवधि के दौरान विपक्ष के नेता और फिर डिप्टी सीएम बने।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की खबरें चिंताजनक है। बांग्लादेश की सरकार और अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग के बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि देश के बहुसंख्यक समुदाय के कई लोग अल्पसंख्यक समुदाय के घरों और पूजा स्थलों की रक्षा कर रहे हैं। यह आदर्श होना चाहिए और इस पर सभी को अमल करना चाहिए। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भाजपा नेता जय आलोक ने इसे लेकर भारत में धर्मांतरण पर सख्त कानून की वकालत करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा था। अजय आलोक ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि बांग्लादेश में इस्लामिक तख्ता पलट होते ही हिंदुओं को मारे जाने लगा। घर में घुसे प्रदर्शनकारी अगर हम नहीं चेते तो 20 से 30 साल बाद ये दृश्य भारत के राज्यों में भी हो सकता है। धर्मांतरण पे और सख्त कानून होना जरूरी है अगर हमारे पूर्व और पश्चिम में इस्लामिक आतंकवाद बिना रोक टोक रहेगा। भाजपा नेता अजय आलोक ने आगे अपने पोस्ट में कहा था कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पर खुलकर दर्द छलकाने वाली प्रियंका गांधी और असदुद्दीन ओवैसी अब बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर मौन व्रत धारण किए हुए हैं। एक ही मुसलमान नेता या मौलवी अपील नहीं करेगा कि हिंदुओं को मत मारो। ये बातें देश को समझनी पड़ेंगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर दिल्ली में NCP SCP नेता फौजिया खान ने कहा कि हम लोगों की पार्टी का ये मत है कि जब कभी भी कोई बिल आता है तब किसी भी कम्युनिटी से राय विचार लेना चाहिए। किसी से भी इस बिल के बारे में बातचीत नहीं हुई और ये बिल लाया गया है। ऐसे बिल लाने से पहले सभी से बात होनी चाहिए। हम लोगों की पार्टी का ये स्टैंड है कि जब कभी कोई बिल आता है किसी भी कम्युनिटी का तो स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन तो होना चाहिए। न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, न कोई जमात, न कोई पब्लिक, न कोई स्कॉलर्स, न कोई इंटेलेक्चुअल्स, किसी से डेलिब्रेशन नहीं हुआ और बिल लाया गया। और बिल भी ऐसा कि जो वक्फ बोर्ड को टोटली कोलैप्स करने वाला है, उसके सारे पावर्स ले लिए जाएंगे। तो ऐसा बिल लाने से पहले स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना जरूरी था। इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो सेक्शंस वक्फ बोर्ड के लिए और जितने भी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के अंडर आते हैं, इसमें दरगाह है, मस्जिद है, इसमें और ग्रेवयार्ड्स है, ये सबके इतने इश्यूज अभी निकलेंगे कि वो हम हल करते करते रह जाएंगे। ये बहुत बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अनजस्ट बिल है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के कुश्ती से संन्यास लेने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को गोल्ड मिलना चाहिए। सरकार को विनेश फोगाट को गोल्ड देना चाहिए। सरकार को मामले को देखना चाहिए कि वो गोल्ड की हकदार है। पहली बार ऐसे किसी को हटाया गया है। मेरे पास अगर नंबर होते तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजता। सीएम ने कहा है कि विनेश फोगाट का पूरा वो सम्मान होगा जो एक सिल्वर मेडल जीते हुए खिलाड़ी का होता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होता है। तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की वो लेती, पक्का गोल्ड मेडल लाती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी। और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। सर, अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान उनको दिया जाता सर? आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। जो उन्होंने संन्यास लिया सर उसको लेकर क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा कि मैं हार गई, कुश्ती जीत गई। मायूस है ना, वो जीती हुई थी भाई वो, और यही इसी बात की जांच मांग रहे हैं। आप नेता संजय सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यसभा सांसद संजय राउत और आदित्य ठाकरे से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात पर कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके माता पिता से मुलाकात करने आए थे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय को लेकर चर्चा की गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, राज्यसभा के सांसद और शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय रावत जी अभी भाभी सुनीता केजरीवाल जी से और अरविंद केजरीवाल जी के माता पिता और उनके परिवार से मिलने के लिए आए थे, उनकी बेटी से। निश्चित रूप से जो कुछ हालात इस समय चल रहे हैं और जो तानाशाही है, और केजरीवाल साहब के मामले में तो पहली बार ऐसा हुआ भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में
कि बगैर ऑर्डर की कॉपी के उनकी रिहाई पर रोक लगा दी गई और सीबीआई का नया मामला बना के उनको ज़बरदस्ती जेल में रखा गया है। तो इन सारे बिंदुओं पे बातचीत हुई और निश्चित रूप से विपक्ष के खिलाफ ईडी सीबीआई सरकार का एक ऐसा हथियार है जिससे वो हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम सब मिलकर इस सरकार से लड़ेंगे, मोदी शाह की तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। इसके लिए ये जो मुश्किलें आ रही हैं इसमें एक दूसरे के साथ सब लोग खड़े हैं, ये विश्वास उद्धव जी ने भाभी सुनीता केजरीवाल जी को और उनके परिवार। वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने संसद में अपनी बात रखी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से उनकी नोकझोंक भी हो गई। वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये सोची समझी राजनीतिक तद हो रहा है। बीजेपी अपनी हताश, निराश और चंद्र कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये कर रही है। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम को बोर्ड में शामिल करना औचित्य नहीं है। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूँ। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत 7 सांसदों को दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के उच्चायोग से पेटियों में भरकर आम मिला है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया है। बीजेपी ने भी ऐसा ही दावा करते हुए राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल को पाकिस्तान से आम मिले हैं, पड़ोसी मुल्क के साथ उनके नापाक रिश्ते हैं। और आने वाले दिन में कांग्रेस की नीयत है कि भारत को हम टुकड़े टुकड़े में कर दें, लेकिन भूले नहीं, यहाँ का लोकतंत्र मजबूत है और ये आपका रवैया देश कबूल नहीं करेगा। आपने एक ट्वीट किया कल सर, पाकिस्तानी दूतावास से आम की पेटियां कुछ सांसदों को गई है विपक्ष के, ये आपने आरोप लगाया, तो उसका आधार क्या है सर उस जानकारी का? जानकारी का सारे लोगों को आधार है। कह दे कि हमको नहीं मिला है। किसको किसको गया है सर? राहुल गांधी सहित उनके सारे थिंक टैंक को गया है। उनके थिंक टैंक है, उनको पाकिस्तान का आम अच्छा लगता है, उनको पाकिस्तान की सोच अच्छा लगता है। वो पाकिस्तान के पास संवाद वाहक भेजते हैं। अब लगता है इस मैंगो डिप्लोमेसी के कारण लगता है कुछ नापाक साजिश तो नहीं करेंगे। दिल्ली में आज प्याज और आलू की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, प्याज और आलू के किसानों की मांग उठाई है। एमएसपी की लीगल गारंटी बहुत बड़ा मसला है। मुझे दुख है कि जो सरकार खिलाड़ियों पर होने वाले खाने पीने के खर्चे का हिसाब कल सदन में बता रही थी, उनको शर्म नहीं आती। कि बजट में भी किसान के सरोकार परिलक्षित नहीं होते। आपने देखा होगा कि प्याज के किसानों की मांग हो, आलू के, इसकी मांग उठाई गई है।
एमएसपी की लीगल गारंटी एक बहुत बड़ा मसला है। मुझे दुख है कि जो सरकार खिलाड़ियों पे होने वाले खर्चे का खाने पीने का हिसाब कल सदन में बता रही थी, उसको शर्म नहीं आती है। मैं तो कल को कहूंगा प्रधानमंत्री जी से लेकर कैबिनेट मंत्री तक, सुबह से क्या क्या खाते पीते हैं ना टैक्स पेयर के मनी पे, उसका भी हिसाब दो। ये संवेदनहीन पड़ोसी देश में अशांति के कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश में सभी भारतीय वीजा आवेदन केंद्र अगले नोटिस तक बंद रहेंगे। भारतीय वीजा के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अब एक संदेश है, अस्थिर स्थिति के कारण सभी IVAC अगले नोटिस तक बंद रहेंगे। अगली आवेदन की तिथि SMS के जरिए सूचित कर दी जाएगी और अनुरोध है कि पासपोर्ट अगले वर्किंग डे पर प्राप्त करें। बता दें कि ये जानकारी नई दिल्ली द्वारा बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति के बीच अपने उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास से नॉन एसेंशियल कर्मचारियों और उनके परिवारों को निकालने जाने के बाद एक दिन के बाद आई है। हालांकि सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारतीय राजनयिक देश में ही हैं और मिशन पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत का उच्चायोग है तथा चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में वाणिज्य दूतावास है। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण 76 वर्षीय नेता को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा है। इसके बाद अब सेना के समर्थन में अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस इस कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करेंगे। पड़ोसी देश की स्थिति के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि लगभग 19,000 भारतीय बांग्लादेश में हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं। इनमें से कई छात्र विरोध के बीच भारत वापस आ गए थे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार वहां रह रहे भारतीय समुदाय के साथ निकट संपर्क में है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर रख रही है। शेख हसीना के इस्तीफा और बांग्लादेश छोड़ने के 2 दिन बाद ही उनके समर्थन में आवाज़ें उठने लगी है। अवामी लीग और इससे जुड़े सहयोगी संगठन ने शेख हसीना को सम्मान के साथ देश में वापस बुलाने की कसमें खाई है। बांग्लादेश में महीनों चले आंदोलन के बाद 5 अगस्त को PM शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया था और भारत में सुरक्षित स्थान पर चली गई थी। अब बांग्लादेश के गोपालगंज जिले से शेख हसीना के लिए आवाज़ उठी है। अवामी लीग के नेताओं ने कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस बुलाने तक वे शांत नहीं बैठेंगे। अवामी लीग के कार्यकर्ता बुधवार को गोपालगंज जिले के तुंगीपारा में स्थित बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान के मकबरे पर इकट्ठा हुए और शेख हसीना को वापस बुलाने की कसमें खाईं। यह आयोजन अवामी लीग के जिला अध्यक्ष महबूब अली खान द्वारा आयोजित किया गया था। इस मौके पर अवामी लीग के कार्यकर्ता भारी संख्या में जुटे। जिला महासचिव GM साहबुद्दीन आजम ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक वे शेख हसीना को उनकी बहन रेहाना समेत बांग्लादेश में नहीं बुला लेते। इस दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने ऐसे समय में कस्में खाई हैं जब शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने बांग्लादेश राजनीति में वापसी के संकेत दिए हैं। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए सजीव वाजिद ने कहा कि उन्होंने कहा था कि उनका परिवार अब बांग्लादेश की राजनीति में वापस नहीं आएगा, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है। ऐसे में वो अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। सजीव वाजिद पार्टी के नेताओं से मजबूती के साथ रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अवामी लीग खत्म नहीं हुई है, ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।